हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बायोलॉजी का टॉपिक पादप कार्यकी की जितने भी टॉपिक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियो हमने अभी तक अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा वृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन नंबर डी विटामिन। दोस्तों, जो वृहद अणु है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ये पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त ग्लूकोज को पौधे स्टार्च के रूप में पत्तियों, तनों, जड़ों, बीजों और कंदों में संग्रहित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पौधे इस संग्रहित स्टार्च को फिर से ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात स्टार्च ही पौधों में ऊर्जा का प्रमुख भंडारण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी स्थानांतरण या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, ये है हमारा वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों, ये जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन हमको करना है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कथन बी है दोस्तों इसमें, दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। तो इसमें जो कथन है दोस्तों ए और बी, ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ए और बी दोनों ही सही हैं। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, सत्य कथन है। और दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे क्या है? सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर कई बाह्य कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और वायु की गति पर निर्भर करता है। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है क्योंकि दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं। तो यह है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं। पौधों द्वारा जमीन से अवशोषित पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है तथा यह पानी जाइलम नामक ऊतकों के माध्यम से
पत्तियों तक पहुंचाया जाता है एवं पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म रंध्रों, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पोटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र, किसके द्वारा? जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव के द्वारा जो है पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं। ठीक है, जल रंध्र की बात करें दोस्तों तो बिंदु स्त्राव पौधों में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जल रंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं। यह आमतौर पर रात या सुबह के समय होता है जब मिट्टी बहुत गली होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, क्योंकि रंध्र बंद रहते हैं उस समय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? दोस्तों एक पौधा जो है स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों को जो है दोस्तों उनमें पानी की मात्रा को बदलकर हिलाता है। क्या करता है? उनमें पानी की मात्रा को बदलकर जो है यह अपनी पत्तियों को हिलाता है। दोस्तों बात करते हैं पौधे स्पर्श की अनुक्रिया की। तो दोस्तों पौधे स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने पत्तियों में पानी की मात्रा बदलकर उन्हें संकुचित करने या हिलाने का कार्य करते हैं। पौधों द्वारा की गई यह प्रतिक्रिया थिग्मोनेस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? थिग्मोनेस्टी कहलाती है। यह प्रतिक्रिया पौधों को संभावित खतरे से बचाने का कार्य करती है। छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने वाले पौधे का उदाहरण है। कौन सा? छुई मुई का पौधा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है। दोस्तों सिंथेटिक ऑक्सिन जो है 2,4-D, इसका उपयोग आमतौर पर जो है हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। किसके साइड ग्रुप में? हर्बिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें 2,4-D की, तो इसका आणविक सूत्र होता है क्या? C8H6Cl2O3। इसका उपयोग हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। यह छिड़काव किए गए पौधों पर हार्मोनल प्रभाव उत्पन्न करके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। H.H. डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए ससंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था? तो दोस्तों H.H. डिक्सन ने जो है जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए ससंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण जो है ये 1914 में दिया था। कब दिया था? 1914 में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें H.H. डिक्सन के बारे में, तो H.H. डिक्सन ने जाइलम में जल के परिसंचरण को समझाने के लिए ससंजन तनाव सिद्धांत का प्रस्ताव 1914 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जाइलम में पानी का संचालन पौधे के शीर्ष पर वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव के माध्यम से होता है। जल के अणुओं के बीच ससंजन जो एक दूसरे से चिपकने की क्षमता रखते हैं और जाइलम की दीवारों के साथ आसंजन चिपकने की क्षमता इस तनाव को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये जो था ये सिद्धांत था किसका? H.H. डिक्सन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण है? दोस्तों रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन जो है रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? तो ये है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ये जो है ये रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना रंध्रों के खुलने का कारण होता है। रंध्र पौधों के अधिगम पर सूक्ष्म दीर्घवृत्तीय छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक छिद्र दो विशेष वक्राकार किडनी शेप्ड कोशिकाओं से घिरा होता है जिसे रक्षक कोशिकाएं हम कहते हैं। प्रत्येक रक्षक कोशिका में केंद्रक, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका तथा असंख्य हरित लवक होते हैं। इन सजीव कोशिकाओं से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टी होती है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? घटती है, तथा वायुमंडलीय दाब घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो दोस्तों श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो ये रंध्र में होता है। किसमें होता है? रंध्र में। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है कौन कौन सा? वो दर्शाता है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ये जो है ये उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण जो है ये पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है? दोस्तों पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों पोरस का नाम बताएं। तो ये है दोस्तों कौन सा? रंध्र। रंध्र पाए जाते हैं पादप की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र। ठीक है, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पादपों में गैस का आदान प्रदान करते हैं। यह द्वार कोशिकाओं से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? द्वार कोशिकाओं से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? दोस्तों गार्ड कोशिकाएं जो है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। किसके? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में। गार्ड कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। ये कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती है, जिनका उपयोग गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? गार्ड कोशिकाओं का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो दोस्तों पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है कौन? वाष्पोत्सर्जन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है, और वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्यतः अंतःकोशिकीय अंतरालों पर नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? अंतःकोशिकीय अंतरालों पर। वातरंध्र हो गया, रंध्र हो गया, उपत्वचा हो गया, इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों, उनमें उपस्थित स्टोमेटा, वातरंध्रों, उपत्वचा आदि द्वारा होता है, परंतु अंतःकोश की अंतरालों में नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के माध्यम से होने वाले पानी के आवागमन और इसके वायवीय भागों में वातावरण में होने वाले वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी अवशोषण में मदद करता है, तथा इस प्रक्रिया से पौधों की सतह कैसी होती है? ठंडी बनी रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाती है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। दोस्तों गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर, क्या प्रभावित होने पर? पानी के प्रभावित होने पर क्या हो जाता है? वे फूल जाती है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाती है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। जब
K+ आयन गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, तथा K+ आयन गार्ड कोशिकाओं से बाहर जाते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों पौधे जो है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक होता है वातरंध्रीय, एक होता है अधिचर्मी और एक होता है पर्णरंध्रीय। अब वातरंध्रीय की बात करें दोस्तों तो काष्ठ में उपस्थित वातरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% होता है। अधिचर्मी की बात करें तो पर्ण तथा अन्य वायवीय पादप भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि अधिचर्मी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पर्णरंध्रीय की बात करें तो पर्ण तथा पादप के कोमल भागों पर स्थित पर्णरंध्र द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। पर्णरंध्र गैसों के आदान प्रदान हेतु खुली अवस्था में होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो है ये रंध्र के द्वारा होता है, अभी हमने आपको बताया। दोस्तों पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन हम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पर्णरंध्रों द्वारा होता है। पर्णरंध्र की संरचना में पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र अधिक व ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम संख्या में पाए जाते हैं। जो तो पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र कैसे होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम संख्या में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। तो वन जो है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो दोस्तों उच्च आर्द्रता की स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उच्च आर्द्रता की स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, तो पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन हम बोलते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो पोटोमीटर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। तो दोस्तों पौधों में जो है ये वाष्पोत्सर्जन जो है ये अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। ठीक है, दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो है ये पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, वाष्पोत्सर्जन। पादपों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। दोस्तों पादपों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। दोस्तों पादपों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण जो है मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में होता है। पौधे अपने अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को सीधे ग्लूकोज के रूप में संग्रहित नहीं करते बल्कि उससे कई ग्लूकोज अणुओं से बने पॉलीसेकेराइड स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। दोस्तों पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये होती है दोस्तों कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का क्या होता है।
दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, इसका क्या होता है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग पहले ऊर्जा के लिए करते हैं और शेष ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में जमा करके पौधे भविष्य में इस्तेमाल के लिए ऊर्जा का भंडारण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति इन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है हमारी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, क्या होता है, स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। कथन पहला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के अविलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ये कथन गलत है दोस्तों। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरणी हो हानि है, ये भी कथन दोस्तों हमारा गलत है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। ये भी कथन जो है दोस्तों हमारा गलत कथन है दोस्तों। तो समस्त कथन हमारा 1, 2, 3 ये क्या हो जाएंगे, गलत कथन है दोस्तों। सही कथन की बात करें दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण में विलेय या घुलनशील उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरणी हानि है। वाष्पोत्सर्जन के समय पत्तियों से जल गैसीय या वाष्प के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये होता है 6CO2 + 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 और O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये हमारा इसमें से पूछा था दोस्तों कौन सा कथन गलत है, तो ये सभी कथन जो है हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पत्तियों में रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो जो सही कथन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। पहला वाला कथन हमारा गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल बी। दोस्तों रंध्र का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना क्लोरोफिल का कार्य होता है जो कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का अपचयन होता है और यह कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में जो है फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। बात करें दोस्तों फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जो है ये पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। दोस्तों रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। दोस्तों रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है हमारा ऑक्सीजन। कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 6CO2 + 6H2O तो जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में निकलता है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? दोस्तों पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो है ये दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय ऑक्सीजन क्या है, अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होती है। दोस्तों पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जन करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? दोस्तों पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दोस्तों पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें CO2 लेने व O2 छोड़ने की क्रिया होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड लेने व ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है, ये सत्य कथन है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, ये भी हमारा सत्य कथन है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये जो कथन है दोस्तों ये हमारा गलत कथन है। और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, ये भी हमारा सत्य कथन है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का ऑक्सीकरण नहीं बल्कि अपचयन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ऑक्सीकरण नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रक्रिया नहीं होती है वो है ऑक्सीजन का अवशोषण, ये प्रक्रिया नहीं होती है। दोस्तों जल के अणुओं का विभाजन होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये तीनों ही प्रक्रियाएं होती है, ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन अवशोषण नहीं करते अपितु ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? तो दोस्तों दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है ऑप्शन नंबर ए O2 का मुक्त होना। मतलब किसका? ऑक्सीजन का मुक्त होना। O2 का मुक्त होना पादपों में होने वाली एक दैनिक क्रिया का परिणाम है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना पोषण करते हैं। इस क्रिया के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है 12H2O से जल के 12 अणु से जल के 6 अणु बनते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के 12 अणु से जल के 6 अणु बनते हैं। हरे पेड़ पौधे CO2, H2O एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल के 6 अणु बनते हैं। किसके? जल के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होगी तो पौधे जो है उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधों पर प्रभाव पड़ेगा। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद है हमारा ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन स्वादहीन गैस है। इसकी खोज, प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जी प्रिस्टले ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है 20.95% होती है
ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा लगभग 46.6% पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को जो है दोस्तों स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो ये है दोस्तों हमारे मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे जो है दोस्तों ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। कौन से? मरुद्भिद पौधे। दोस्तों मरुद्भिद पौधों की यदि बात की जाए तो मरुद्भिद पौधे जो है रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। कौन से पौधे? मरुद्भिद पौधे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। किसके द्वारा? किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य तत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों हमारा, सबसे पहले होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्या होता है? सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा बी वाला। उसके बाद दोस्तों जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो दोस्तों ये हो जाएगा चौथा। तो सी बी ए डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण के सही क्रम है सी, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, उसके बाद जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, और उसके बाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो सी बी ए डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे में कमरे में रखा जाता है? दोस्तों जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को इसलिए मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, इस वजह से। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापी जाती है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। स्टार्च या मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादपों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? दोस्तों पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है वो भाग है हमारा रंध्र। रंध्र जो है दोस्तों ये पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। दोस्तों पौधों में गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है। आमतौर पर रंध्र तब खुलते हैं जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है और रात के दौरान बंद हो जाता है। रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है और कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तथा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा हम कहते हैं। दोस्तों पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। गैसीय विनिमय स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है। जो गैसीय विनिमय होता है दोस्तों ये स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है ये बनता है ग्लूकोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज प्रकार का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। दोस्तों गन्ने के पौधे जो है ये सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। दोस्तों सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। कौन? पौधे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व है हमारे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये 4 तत्व जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ये होती है लाल रंग में सबसे अधिक होती है। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। दोस्तों किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? दोस्तों कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का जो भाग है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है यह है हमारा तना। तना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियों पूरे पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। तो वही मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है तथा इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तने के द्वारा। मरुस्थलीय पौधों के तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो ये हरे रंग की। हरे रंग की जो प्रकाश है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है। दोस्तों हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बन मुक्त यौगिकों कार्बोहाइड्रेट्स अथवा ग्लूकोज के निर्माण करने की क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 से प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम अथवा 350 से 750 न्यूटन नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली किरणों में होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरणों में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो दोस्तों अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है हमारी एटीपी। कौन सी? एटीपी। एटीपी की बात करें दोस्तों तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का भंडार है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। इसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है, तो एटीपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? दोस्तों पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। गौरतलब है कि एक सीमा के बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण बनता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है वो है हमारा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, कब? प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरिम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल का निर्माण होता है। तो ये तीन उत्पाद बनते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है ये सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसका? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ये पौधों के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। दोस्तों परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है स्वचालित। स्वचालित जो है ये परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। परजीवी, प्राणीसम और मृत पोषित जो है ये परपोषित पोषण की एक पद्धति है। स्वचालित परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। स्वचालित पद्धति पुनः परपोषित नहीं होता। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषित कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो ये प्रक्रिया है दोस्तों हमारी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से हटाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। स्पष्टतः इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? तो यह है दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो है ये पानी से हमें प्राप्त होता है। कहां से? पानी से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? दोस्तों फोटोसिंथेसिस के जो स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है वह स्तर है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल पर जो है दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। कितने चक्रों की? 6 चक्रों की आवश्यकता होती है एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। दोस्तों फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है P660। P660 जो है दोस्तों, ये फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। दोस्तों फाइटोक्रोम पादपों में पाया जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक है। यह प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश की प्रति संवेदनशील है। किसके प्रति? दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। कई पुष्पी पौधे इसका उपयोग प्रकाशी अवधि के आधार पर पुष्पन के समय के नियंत्रण हेतु करते हैं। P660 फाइटोक्रोम का एक अंतर परिवर्तनीय रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, जबकि दोस्तों ऑक्सीजन इसमें क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल मौजूद होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है। दोस्तों पौधों में शर्करा का सामान्य प्रभावी रूप जो है वो है हमारा सुक्रोज। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज है और सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 जो है ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। यह पायरुविक अम्ल डैश द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है ये पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है और यह पायरुविक अम्ल जो है ये किण्वन के माध्यम से ईस्ट के द्वारा, किसके माध्यम से? किण्वन के माध्यम से ईस्ट के द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। यह पायरुविक अम्ल किण्वन के माध्यम से ईस्ट द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? दोस्तों अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा हमारी होती है एटीपी। क्या होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी है। यह एक कैसा यौगिक है? तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कोशिकाओं में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेगों के संचालन और कई अन्य कोशिकीय प्रक्रिया को चलाने के लिए किया जाता है। एटीपी माइटोकांड्रिया द्वारा संश्लेषित होते हैं, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ परिवर्तित होता है? दोस्तों ग्लूकोज पायरुवेट में जो है ये कोशिका द्रव्य में कहाँ परिवर्तित होता है? कोशिका द्रव्य में परिवर्तित होता है। दोस्तों कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा शरीर की सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह एरोबिक स्थितियों में पायरुवेट और एनारोबिक स्थिति में लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। किस स्थिति में? एरोबिक स्थिति में पायरुवेट और एनएरोबिक स्थिति में लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? दोस्तों एटीपी का उत्पादन जो है ये होता है किसमें? ये होता है सूत्रकणिका मतलब माइटोकांड्रिया में होता है। दोस्तों एटीपी का उत्पादन जो है सूत्रकणिका जिसे हम माइटोकांड्रिया भी कहते हैं इसमें होता है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। माइटोकांड्रिया में ऑक्सीश्वसन का मुख्य भाग घटित होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न कार्य में काम करती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं और माइटोकांड्रिया विघटन द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में निम्न अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विघटन। तो दोस्तों कोशिका में यह अभिक्रिया कहाँ होती है? जहाँ 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विघटन होता है, तो ये होती है दोस्तों कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। दोस्तों कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में
मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों, ग्लूकोज के विघटन के लिए हमको आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों हमारी एटीपी, एडिनो ट्राईफास्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। ठीक है दोस्तों, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग हो गया, प्रसार हो गया, मांसपेशियों का संकुचन हो गया, रासायनिक संश्लेषण, ये सभी काम इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो अभी हमने आपको बताया ये होती है हमारे कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य अंग अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एटीपी टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो ऊर्जा जो मुक्त होती है वो होती है 13.5, कितना? 13.5 किलो मोल। कितना? 13.5 किलो मोल। ठीक है, कैलोरी मोल, कैलोरी मोल होगा दोस्तों, 13.5 कैलोरी मोल। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली उष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 13.5 कितना? 13.5 केल्विन मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। कितने? 13.5 केल्विन मोल के बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, गलत कथन जो है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये कथन हमारा गलत कथन है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सत्य कथन है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये सत्य कथन है। और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सत्य कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये बिल्कुल ही गलत कथन है। ठीक है, तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता बल्कि पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन डैश में होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? दोस्तों, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो है ये होता है श्वसन के दौरान। कब होता है? श्वसन के दौरान होता है। दोस्तों, पौधों में श्वसन के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यद्यपि पौधों सहित सभी जीवों में श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि पौधों में श्वसन के दौरान CO2 का उत्सर्जन केवल रात में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन द्वारा उत्सर्जित उत्पाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा आदि अपशिष्टों को पत्तियों व तनों द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन केवल श्वसन द्वारा CO2 उत्सर्जित किया जाता है। श्वसन के द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है दिन के समय? CO2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? तो दोस्तों पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है हमारे CO2, H2O और ऊर्जा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। पादपों, जानवरों और मनुष्यों में वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण है C6H12O6 प्लस 6O2। तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल बनता है और क्या निकलती है? ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ऑक्सीश्वसन जो है ये ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें ऑक्सीश्वसन श्वसन की दोस्तों, तो ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो हमने बताया ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। दोस्तों ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का विघटन पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस रासायनिक क्रिया को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA साइकिल हम कहते हैं। क्या कहते हैं? TCA साइकिल कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो ये है दोस्तों ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फास्फेट एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में खाद्य पदार्थों की खपत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा फास्फेट ग्रुप के रूप में ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से जुड़कर ATP बनाती है। क्या बनाती है? ATP बनाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो दोस्तों बहुत मात्रा में ऊर्जा जो है ये बाहर निकलती है वायु श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है बहुत मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। वायु श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। वायु श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करा दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विघटन है। तो दोस्तों श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? तो ये है दोस्तों पाइरूवेट में विखंडन। किसमें? पाइरूवेट में। दोस्तों श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। O6 है इसका रासायनिक सूत्र। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में भी पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो दोस्तों कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो ये है अवायुजीवी। कौन? अवायुजीवी जो है ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। अवायुजीवी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ईस्ट इसका उदाहरण भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पौधों में परिवहन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों पौधों में परिवहन के बारे में जो सत्य कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर A। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ये हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों पौधों में परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम के माध्यम से होता है। जाइलम से खनिज तथा जल एवं फ्लोएम से पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जाइलम से किसका होता है? खनिज तथा जल का। और फ्लोएम से किसका? पोषक तत्वों का परिवहन होता है।
पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है। ठीक है। बी है दोस्तों, मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। सी है दोस्तों, पादपों में विशेष संवहनी ऊतक मिट्टी से प्राणी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। और डी है दोस्तों हमारा, जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों के एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है। तो हमको यहाँ पे गलत कथन बताना है दोस्तों, तो गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करते हैं, ये गलत कथन है दोस्तों। जबकि जाइलम जो है मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करते हैं। तो गलत कथन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बी, सी और डी ये तीनों ही हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों में जल और घुले हुए खनिजों को परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम के विभिन्न प्रकार जैसे कि प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम है। कौन कौन से? प्रोटोफ्लोएम तथा मेटाफ्लोएम जो है ये फ्लोएम के विभिन्न प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्न में से किस पदार्थ का परिवहन पादपों में फ्लोएम द्वारा होता है? दोस्तों फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है? तो होता है दोस्तों अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों का। किसका? अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों का परिवहन जो है फ्लोएम द्वारा होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण उत्पादों के परिवहन की प्रक्रिया फ्लोएम द्वारा संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त फ्लोएम अमीनो एसिड तथा सुक्रोज जैसे रसायनों के परिवहन के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो ये है दोस्तों हमारा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं, गलत कथन है दोस्तों। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, गलत कथन है। पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, बिल्कुल गलत कथन है। तो सही कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयन सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया जो है ये स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानांतरण। दोस्तों पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। पादपों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो ये है दोस्तों हमारा परासरण। परासरण जो है ये जल के अणुओं की
एक वरंतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है। कौन सा? परासरण। दोस्तों जल के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसके विपरीत निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर संचालन क्या कहलाता है? तो ये विसरण कहलाता है। दोस्तों परासरण में कण केवल एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में विलयन और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशा में चलते हैं। किसमें? विसरण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो यह है दोस्तों हमारा परासरण। परासरण प्रक्रिया में जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में क्या होने लगता है? विस्तार होने लगता है। बात करें दोस्तों परासरण की, जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार एवं आकृति में विस्तार होने लगता है। विसरण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा स्थानांतरण। स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। बात करते हैं स्थानांतरण की दोस्तों। तो स्थानांतरण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, जबकि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ऊपर जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, तथा दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। जबकि परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। कौन सी? परासरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है, यह एक चूसन बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? चूसन बल लगाता है। दोस्तों पादपों में वाष्पोत्सर्जन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जल के ऊर्ध्वगामी परिवहन में सहायता करती है। जब पत्तियों की सतह से जल वाष्पित होता है तो वह एक चूसन बल उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों से ऊपर की ओर खींचता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। दोस्तों कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है किसके कारण? तो ये होता है विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। दोस्तों विसरण की यदि बात की जाए तो विसरण डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में भी विसरण की मुख्य भूमिका होती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये जो है कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में जल परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में जड़ रोम के माध्यम से पानी को मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। यह जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से तने से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रियाओं के लिए और अपनी कोशिकाओं को स्फूर्त रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी मिट्टी से जड़ों में चला जाता है और फिर जाइलम से पौधों के बाकी हिस्सों तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो जाता है। पत्तियों में यह रंध्र से वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया में वाष्पित हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो सही ढंग से दर्शाता है दोस्तों
सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी से मूल रोम, मूल रोम से मूल वलकुट, मूल वलकुट से मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, फिर पत्तियों का जाइलम। इस तरह से मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का सही क्रम है मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, फिर आता है पत्तियों का जाइलम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट जो है ये विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से। दोस्तों, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, जबकि स्थलीय पादप मृदा में उत्सर्जित होते हैं। पादपों में श्वसन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। इनमें एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश द्वारा होता है। दोस्तों, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो है ये विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो है विसरण के द्वारा होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन तत्व का। दोस्तों, पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। नाइट्रोजन जड़ तथा पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? दोस्तों, पौधों को इनमें से जो पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनको प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। पौधों की वृद्धि, विकास व प्रजनन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों, पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा जाइलम। ठीक है, जाइलम को प्रायः काष्ठ भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य कार्य है: जल व खनिज लवणों का संवहन, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधों के आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? दोस्तों, पौधों में फ्लोएम का कार्य है, यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये फ्लोएम का कार्य है। जाइलम एवं फ्लोएम कैसे ऊतक है? तो जाइलम एवं फ्लोएम जो है ये संवहनी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को कहा जाता है सक्रिय परिवहन। क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। वाहिनिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। ये पौधों की जड़ से जल
एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। दोस्तों, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, ये कहलाती है हमारी परासरण। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक, वर्णनात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो दोस्तों, ये हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दोस्तों, बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। यह ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन, पौधों की वृद्धि, विकास एवं पौधों के तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधों के उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जैसे पौधों की जड़ों और टहनियों में। यहाँ पे साइटोकाइनिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। दोस्तों, ऑक्सिन की यदि बात करें तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदन और लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ऑक्सिन को पौधे के विकास का नियामक भी कहा जाता है। ऑक्सिन कोशिकाओं के लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। ऑक्सिन की खोज सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने की थी। इसकी ऑक्सिन की खोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप हार्मोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, पादप हार्मोन के बारे में हमको गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा गलत कथन है। साइटोकाइनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, ये कथन गलत कथन है। विभिन्न पादप हार्मोन्स पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, सत्य कथन है। एब्सिसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं, सत्य कथन है। और विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं, ये भी सत्य कथन है। तो जो गलत कथन है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। दोस्तों, पादप हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। कौन? पादप हार्मोन। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है एवं फूल, पत्तियों एवं फलों के विकास में मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन की बात करें तो यह पौधों की तनों की लंबाई बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है तथा बीजों एवं कलियों के निष्क्रियता को तोड़ने में सहायता करता है। कौन? जिब्रेलिन। ऑक्सिन की यदि बात करें दोस्तों तो यह पौधों की कोशिकाओं के विकास को बढ़ाता है एवं पौधों के घाव भरने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं एब्सिसिक अम्ल की, तो बीजों और कलियों में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। कौन सा अम्ल? एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन की बात करें तो फलों को पकाने में मदद करता है, एथिलीन, तथा पत्तों को गिरने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? एथिलीन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? दोस्तों, वृद्धि को बढ़ावा देने में जो सहायता करते हैं वो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन जैसे पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ये हार्मोन पौधों में कई विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। तो सही मेल की पहचान हमको दोस्तों करना है। दोस्तों, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। तो ए ही हमारा सही कथन हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इनके कार्य निम्न हैं।
पादप हार्मोन और उनके कार्य। बात कर ले जिबरेलिन की, तो तने की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। और ऑक्सिन जो है ये कोशिका वृद्धि में सहायता करता है। तो ये पांचों पादप हार्मोन के बारे में हमने आपको बता दिया है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? दोस्तों फलों और बीजों में जो है साइटोकाइनिन हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में वृद्धि नियामक है, जिसका प्राथमिक कार्य पौधे के मेरिस्टेमेटिक क्षेत्रों में कोशिका विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करना है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, विभेदन, विकास आदि को विनियमित करना है। किसका काम? साइटोकाइनिन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ये हार्मोन है दोस्तों हमारा ऑक्सिन हार्मोन। दोस्तों ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। यह जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। जड़ में इसकी अधिकता पौधों की वृद्धि को कम करती है। ऑक्सिन पौधों में व्यापक रूप से वितरित रहता है। यह सर्वाधिक मात्रा में तने के सिरों में पाई जाती है। सबसे कम ऑक्सिन वृद्धिहीन हिस्से में होता है। सबसे कम ऑक्सिन कहाँ पे होता है? तो वृद्धिहीन हिस्सों में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों ये हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धिरोधी हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में विलगन परत का निर्माण करके विलगन को नियंत्रित करता है। यह बीजों एवं कलियों को सुप्ता अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो ये हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है दोस्तों ये पौधों के तने के विकास में मदद करता है। दोस्तों जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह पौधों के तनों के विकास, बीजों के अंकुरण एवं विकास में मदद करता है। इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने की थी। जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? दोस्तों पादप हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। दोस्तों ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है, जबकि एस्ट्रोजन एवं थायरोक्सिन मानव हार्मोन है। पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके कारण पौधों के पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइटो हार्मोन क्या है? दोस्तों फाइटो हार्मोन है शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक। तो यही क्या है? फाइटो हार्मोन है। दोस्तों फाइटो हार्मोन की बात की जाए तो फाइटो हार्मोन को पादप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फाइटो हार्मोन उत्पादन पौधों में ही होता है। फाइटो हार्मोन पौधों को निश्चित आकार देने के साथ साथ बीज विकास, पुष्पन का समय, फूलों का लिंग, पत्तियों और फलों के वार्धक्य, बुढ़ापा आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। दोस्तों शब्द ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि की करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन जैसे आईएए एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल एक पार्श्वी
प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है, मतलब प्रकाशानुवर्तन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में बौनापन निम्न में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? दोस्तों, पौधों में बौनापन जो है ये जिब्रेलिक अम्ल का उपचार द्वारा, किसके द्वारा? जिब्रेलिक अम्ल के उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है पौधों में बौनापन। दोस्तों, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्ल एक पादप हार्मोन है जिसमें कोशिकाओं के लंबन में वृद्धि होती है। इसका उपयोग बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु किया जाता है। इसके प्रभाव से पौधों में अनिषेक फल बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य होता है? दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। किसके रूप में? हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। दोस्तों, वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनः निर्माण को प्रोत्साहित करता है। वृद्धि हार्मोन एक 191 अमीनो अम्ल वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है। यह हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। दोस्तों, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है हमारा IAA। कौन सा? IAA। दोस्तों, ऑक्सीन सर्वप्रथम मानव मूत्र से निकाला गया। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशील भाग में जाते हैं। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल IBA प्राकृतिक ऑक्सीन है। NAA नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीन है। कौन सी ऑक्सीन है? कृत्रिम ऑक्सीन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों, ये हार्मोन कौन सा नहीं है? ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है ये जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन कैसा हार्मोन है? तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। यह पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन तथा एड्रिनलाइन जंतु हार्मोन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से संबंधित है हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है दोस्तों, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 में की थी। काइनेटिन तथा जिटिन रसायन साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्रसिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता का निलंबन करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जिटिन का उत्पादन जो है ये जड़ में होता है। कहाँ पे होता है? जड़ में होता है तथा इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? टहनी तक। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिटिन साइटोकाइनिन कुल का हार्मोन होता है जिसका उत्पादन जड़ों में होता है। यह पौधों की पार्श्व भागों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो ये है दोस्तों हमारा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है दोस्तों ये रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं, अर्थात यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है। एब्सिसिक अम्ल एपिडर्मिस में रंध्रों को बंद होने के लिए उत्तेजित करता है। एक एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है जिससे फलों तथा पत्तियों का विलगन गिरने में कम हो जाता है। यह बीज में निष्क्रियता पैदा करता है और विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल विकास कारकों में सहायक होता है कौन? एब्सिसिक अम्ल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। दोस्तों, पौधों में साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो साइटोकाइनिन जो है दोस्तों ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो दोस्तों, पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ये हमारा ऑक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सिन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों,
पादप हार्मोन नहीं है हमारा कौन सा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल जो है ये सभी पादप हार्मोन है। दोस्तों एड्रीनलिन पादप हार्मोन नहीं है, यह मनुष्य के अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। आज हम पढ़ेंगे पादप गतियां, प्लांट मूवमेंट्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पादप प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ने से प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। स्पर्शानुवर्तन पादपों के स्पर्श या शारीरिक संपर्क के प्रति अनुक्रिया है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका ऊतक होता है, दोस्तों ये वाला कथन जो है हमारा गलत कथन है। रसानुवर्तन की बात करें, रसानुवर्तन पादपों की उनके पर्यावरण में रासायनिक उद्दीपकों के प्रति वृद्धि अनुक्रिया है, ये क्या कहलाता है, रसानुवर्तन कहलाता है। तो जो गलत कथन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पौधों में सीधे तौर पर जंतुओं की तरह तंत्रिका ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वे सूचना संचालित करने के लिए मनुष्यों या जानवरों जैसे तंत्रिका तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके स्थान पर वे हार्मोन और रासायनिक संकेतों की मदद से विभिन्न उद्दीपनों जैसे प्रकाश, स्पर्श, रसायन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए यह कहना है कि पौधों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका ऊतक होते हैं, ये गलत है। पौधों की प्रतिक्रियाएं रासायनिक और हार्मोनल प्रकृति की होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौधों का निम्न में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों जड़ें जो है ये हमेशा जो है नीचे की ओर बढ़ता है। पौधों में जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि कलियां, शाखाएं एवं पत्तियां जमीन से बाहर ऊपर की ओर वृद्धि करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों अनुवर्तन से संबंधित जो गलत कथन है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशानुवर्तन। पानी की ओर संचालन जो है ये गलत कथन है। गुरुत्वानुवर्तन की बात करें तो पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में गुरुत्वानुवर्तन होता है। जलानुवर्तन में पानी की ओर संचालन होता है और रसायनानुवर्तन में रसायन की ओर संचालन होता है। ये सभी सत्य कथन है। जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में यूज होता है। जलानुवर्तन पानी या जल की ओर संचलन कहलाता है, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर संचलन। रसायनानुवर्तन रसायन की ओर संचलन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर संचलन को प्रदर्शित करता है, ना कि जल की ओर संचलन को प्रदर्शित करता है। तो जो गलत कथन है वो सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण डैश होता है। दोस्तों यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण जो होता है ये रसायनानुवर्तन होता है। किसके कारण होता है ये, रसायनानुवर्तन के कारण। दोस्तों जब पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण रसायनानुवर्तन होता है, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि निम्न में से किस अनुवर्तन के कारण होता है। दोस्तों किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि जो है ये होती है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण, गुरुत्वानुवर्तन के कारण। दोस्तों किसी पादप की ऊपरीगामी ऊपर की ओर वृद्धि और अधोगामी नीचे की ओर वृद्धि जो है ये गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है। यदि यह बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण की ओर हो तो इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। यदि यह बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। दोस्तों प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में जो है उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं ये परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण पौधों के विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख पर्यावरणीय घटक है या कारक है। प्रकाश की वजह से होने वाली गति को फोटोट्रोपिज्म और गुरुत्वाकर्षण की वजह से होने वाली गति को
ग्रेविटोप्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटोप्रिज्म कहा कहते हैं। प्रकाश की वजह से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं इसे? हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। दोस्तों, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन के कारण ही किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है जो हमेशा सूर्य जैसे प्रकाश स्रोतों की दिशा में बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। दोस्तों, अनुवर्तन जो है ये अधिकांशतः किसी पौधे का दिशात्मक विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? किसी भी पौधे का दिशात्मक विकास। दोस्तों, अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है, यही कहलाता है हमारा अनुवर्तन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? दोस्तों, फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ है पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। यही क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों, पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं धनात्मक अनुवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? हम धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं। दोस्तों, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन हम कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे के अंगों का उद्दीपन ही दिशा में गति करना, उद्दीपन की दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंगों का उद्दीपन की दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। दोस्तों, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हम कहते हैं। पौधों की जड़ों में ऋण प्रकाशानुवर्तन होता है जिससे वे प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? हम गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया के सापेक्ष पौधों के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। पौधे के तने के ऊपर की ओर वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है और जड़ों की नीचे की ओर वृद्धि को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हम कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि, जैसे सूरजमुखी। और जलानुवर्तन क्या होता है? पानी या नमी की ओर पौधे के हिस्से की वृद्धि, ये जलानुवर्तन कहलाता है। और रसायनुवर्तन क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया में पौधों के अंगों में वृद्धि जो है ये रसायनुवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।